नमस्कार, सुप्रभात जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 6 मामलों की सुनवाई के बाद कल वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 7.11 यानी कि ऑर्डर 7 के रूल 11 पर बात होगी। आज फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और बाकी सबूतों का अध्ययन करने के बाद कोर्ट कोई फैसला देगा। न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि यह मामला मेंटेनेबल है या फिर नहीं। तो कल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। 7.11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पर चर्चा आज होनी है। सबूतों का अध्ययन करने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और अब एक बड़ी खबर, आज यूपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। 26 मई को राज्य सरकार 11 बजे 2022 से 23 का बजट पेश करेगी। 27 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 27 मई को कई विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। 28 और 30 मई को बजट पर चर्चा होनी है तो 31 को मतदान होना है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, लेकिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार लग रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में पहले दिन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित हो गई और एक और राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो दूसरी तरफ विपक्ष के विधायकों का हंगामा भी शुरू हो गया। सदन में 4 अध्यादेश और 7 विधेयक पारित किए गए। जैसी आशंका थी ठीक वैसे ही यूपी के विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो गया और मंगलवार तक स्थगित भी हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच महंगाई, कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खूब हंगामा किया, जबकि सत्र शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने साफ किया था कि सदन का इस्तेमाल चर्चा के लिए हो। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक माननीय सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। हाईटेक विधानसभा के बजट सत्र की ये तस्वीरें कहीं से भी शोभनीय नहीं थी, लेकिन विपक्ष मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय हंगामे पर ही आमादा रहा। सपा के रवैये पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी निशाना साधा और कहा कि ये सपा का मूल चरित्र है। देखिए, समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में जो समाज की धारणा है, आम जन की धारणा है, उसके अनुसार उसने सदन में जो उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, जो एक महिला भी हैं, उनके सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा। अगर उनके पास कोई सवाल है तो सरकार के पास उनके हर सवाल का जवाब है। सदन में सपा विधायकों के रवैये पर बीजेपी ने ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी ओपी राजभर ने भी नसीहत दी और कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करना गलत है। देखिए, पिछली बार जो कार्य मंत्रणा की मीटिंग में जब मैं गया तब हमारा सुझाव यही रहा कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पद होता है राज्यपाल महोदय का, उस कुर्सी। तो हम लोग उस कुर्सी का विरोध क्यों करते हैं? ये परंपरा जो चल रही है, जिसकी सरकार रहती है राज्यपाल महोदय उसी का गुण गाते हैं। सत्र के आगाज और हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दी जिसमें बीजेपी और सपा के विधायक अपने आप ही पहचान में आ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा के विधायक लाल टोपी और बीजेपी के विधायक भगवा टोपी पहनकर पहुंचे थे। सत्र की एक और खास बात यह रही कि जब करीब 13 साल बाद सीएम योगी नेता सदन और पूर्व सीएम अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आए। फिलहाल 26 मई को राज्य का बजट पेश होगा और उससे पहले सदन में विपक्ष के रवैये में सुधार की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बात आजम खान से जुड़ी भी यहां पर करेंगे। जेल से छूटने के बाद आजम खान पहली बार लखनऊ आए। सत्र में शामिल होने की भी खबर थी, लेकिन उन्होंने बेटे अब्दुल्ला के साथ विधायक पद की शपथ ली और विधानसभा के बजट सत्र में शामिल हुए बिना ही लौट गए। सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र और सबकी निगाहें बस इस पर कि क्या समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान अखिलेश यादव से मिलेंगे। तमाम पशुपेश के बीच आजम खान विधानसभा भवन तो पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव से बिना मिले ही वापस लौट गए। आजम खान साहब पहुंचे हैं लेकिन चले गए, सब अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ। बजट सत्र के पहले दिन आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ विधानसभा पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने विधायकी की शपथ ली। खबर है कि शपथ ग्रहण के बाद आजम खान विधानसभा भवन से निकल गए। पहले माना जा रहा था कि आजम खान सदन की कार्यवाही में भी शामिल होंगे। यहीं अखिलेश और आजम खान की मुलाकात होगी। सदन में अखिलेश के ठीक बगल में उनकी कुर्सी अलॉट की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव से बिना मिले ही आजम खान सदन से निकल गए। विधानसभा में अखिलेश और आजम खान का ना मिलना कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश से मुलाकात न कर आजम खान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश के साथ साथ आजम खान सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। माफिया नंबर 1, देश का माफिया नंबर 1। सर क्या मुद्दे उठा? भाजपा किसी को माफिया नहीं बनाती है। जो माफिया बनने के कोई काम करेगा, जांच में शिकायत में कोई दोषी पाया जाता है तो माफिया कैसे बनते हैं वो सरकार बने, उनको मालूम है। अगर गलत किए होंगे तो उस प्रकार की सूची में होंगे। बहरहाल अखिलेश के पति इससे पहले भी आजम खान अपने तल्ख तेवर दिखा चुके हैं। रविवार को ही सपा विधानमंडल दल की बैठक में बुलावे के बाद भी आजम खान नहीं पहुंचे थे। वहीं एक बार फिर अखिलेश यादव से बिना मिले आजम का चले जाना अखिलेश आजम की अदावत का बड़ा संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा सत्र के दौरान 30 सेकंड के लिए बत्ती गुल होने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसमिशन उपखंड मार्टिन पुखवा लाइन ट्रिप होने पर कार्रवाई हुई है। अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन समेत 4 पर गाज गिरी। अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन संजय पासवान सस्पेंड किए गए हैं। उपखंड अधिकारी पुष्पेश गिरी, अपर अभियंता अमरराज निलंबित किए गए हैं। उपकेंद्र परिचालक दीपक शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ट्रांसमिशन उपखंड मार्टिन पुरवा लाइन ट्रिप होने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विधानसभा समेत आसपास के इलाकों में बत्ती गुल हुई थी। और लखनऊ से अगली खबर है। यूपी के अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें सुबह की। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन में चुनौती दी है। सिंगल बेंच ने अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय देने का आदेश दिया है। सरकार ने बजट का हवाला देकर मानदेय देने में असमर्थता जताई है। और अब एक बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 10 जून को 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। यूपी की 11 और उत्तराखंड में 1 सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई होगी। समीक्षा की तारीख 1 जून, तो नामांकन वापस लेने की तारीख 3 जून होगी। तो राज्यसभा के 57 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीट है और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट है जिसके लिए चुनाव होगा। 57 सीटों में से 12 सीटें महत्वपूर्ण, जिसमें 11 उत्तराखंड की, 11 उत्तर प्रदेश की है और 1 उत्तराखंड की। खबर नोएडा से, जहां करप्शन पर योगी सरकार का कोड़ा चला तो उसकी गूंज देहरादून तक सुनाई दी। योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति के दायरे में अब उत्तराखंड सीएम के सचिव भी आ गई हैं। नोएडा के सबसे बड़े जमीन घोटाले के तार उत्तराखंड के टॉप अधिकारियों से जुड़े
तो पहाड़ की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। आरोप है कि 100 एकड़ की बेशकीमती जमीन भूमाफिया यशपाल तोमर की मदद से फर्जीवाड़ा करके खरीदी गई, जिसमें सीनियर IAS, IPS के परिजन इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम के ससुर M भास्करन का नाम FIR में शामिल है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हाथ लगी FIR में निदेशक खनन ब्रजेश संत के पिता KM संत उर्फ खचेड़ू मल का नाम भी शामिल है। वहीं DIG राजीव स्वरूप की माता सरस्वती देवी का नाम भी FIR में दर्ज है। अब जमीन स्कैम पे एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का खुला खेल कैसे हुआ वो भी समझिए। शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि हरिद्वार में भूमाफिया यशपाल तोमर को शक के घेरे में आए अधिकारियों ने फायदा पहुंचाया, जिसके बदले में यशपाल तोमर ने अधिकारियों के रिश्तेदारों को नोएडा और आसपास के इलाकों में जमीन दिलाने में मदद की। फायदा पहुंचाने वाले अधिकारियों का हरिद्वार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार में जिला अधिकारी रह चुके हैं। वहीं राजीव स्वरूप भी 2 बार हरिद्वार में पुलिस कप्तान रह चुके हैं, जबकि सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि ब्रजेश कुमार संत खुद हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी रह चुके हैं, जबकि उनके पिता हरिद्वार के DM रह चुके हैं। नोएडा पुलिस जमीन घोटाले के बाद पूरी तरह से एक्शन में है। अब तक 9 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में नोएडा के एडिशनल DCP विशाल पांडे ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, उसमें यशपाल तोमर और उसको लेकर के अन्य 8 लोग और हैं जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। इसमें 420, 68, 68, 71 की धाराएं इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जो भी लोग इसमें दोषी हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की है। उत्तराखंड सचिवालय में इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, तो यूपी में विपक्ष घेराबंदी में जुटा है। जिन लोगों ने जमीन के घोटाले की है, अतिक्रमण किया है, चाहे वो किसी पद पर हो या किसी गद के हो, उनके खिलाफ तो FIR पहले से हो जानी चाहिए थी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल से क्या कर रही थी। वहीं यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और यूपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन रजा इसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर बता रहे हैं। साथ ही किसी भी ओहदे पर बैठे अफसर को बख्शे न जाने का दावा कर रहे हैं। नोएडा में जो ये कार्रवाई हुई है, लगातार ऐसी कार्रवाइयां पूरे प्रदेश भर में हुई हैं और नोएडा की ये कार्रवाई जो हुई है ये अपने आप में एक नज़ीर बनेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी और ये जो निर्देश उनका है माननीय मुख्यमंत्री का, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वहाँ FIR कर दी गई है। अब जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जांचों उपरांत जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। मनी और मसल पावर के बल पर कोई शख्स कायदे कानून की कैसे धज्जियां उड़ा सकता है, यशपाल तोमर एंड कंपनी इसका जीता जागता सबूत है। अधिकारियों की मिली भगत से दलित से जमीन खरीदने में कानून को धता बता दिया गया, बल्कि अपर आयुक्त की कोर्ट के स्टे के बावजूद मुआयना भी आरोपियों ने ले लिया। योगी सरकार के हंटर के बाद जमीन माफिया यशपाल तोमर की करोड़ों की जमीन पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन जिस तरह से कुछ अफसरों और भू माफियाओं का गठजोड़ सामने आ रहा है, उसने यूपी और उत्तराखंड की सियासत में नया बवंडर जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिद्धार्थनगर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया और बुलडोजर से चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान SDM सदर, CO सदर के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। खबर बरेली से
से है, जहां बांसडीह तहसील में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। दरअसल अवैध टैक्सी स्टैंड के चलते अक्सर जाम जैसी समस्या पैदा होती थी, जिसकी शिकायत पर एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया। इस कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रशासन ने सड़क पर खड़े बेतरतीब वाहनों का चालान भी काटा है। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है, लेकिन फिरोजाबाद में बीजेपी नेता ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर व्यापारी रेहड़ी ठेले वालों को परेशान कर रहे हैं। जब इस मामले को लेकर अपर नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। अगर फिर भी कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी इस तरह का काम कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रयागराज से बड़ी खबर, जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी हैं। अतीक अहमद और उसके कई अज्ञात साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोबारा बगैर अनुमति बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाने का आरोप लगा है। पिछले दिनों पीटीए ने अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने केस दर्ज करवाया है। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर, अतीक अहमद गैंग जो कि 227 के नाम से वो गैंग रजिस्टर्ड है, उन सभी के खिलाफ पूरी पड़ताल करके गहराई से छानबीन करके कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की योजना भी बनाई गई है। ऐसी प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया है जो अवैध साबित हुई हैं और उनका जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन आंधी बारिश से तबाही भी कम नहीं हुई। अलग अलग जिलों में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बात आपको बता रहे हैं। सीतापुर में आंधी बारिश से जहां 4 लोगों की मौत हुई, वहीं चंदौली, गाजीपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में भारी तबाही हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। सीतापुर में तेज आंधी और बारिश के चलते NH-24 पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 लोगों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां पर 7 लोगों की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। चंदौली में तेज आंधी का कहर देखने को मिला है, जहां पर ढकला इलाके में मुगलसराय चकिया मार्ग पर तेज आंधी से भारी साइन बोर्ड गिर गया। बाल बाल दर्जनों लोग बचे। बोर्ड गिरने से मुगलसराय चकिया मार्ग पर जाम लगा। तेज आंधी के कारण नेशनल हाईवे 2 पर अंधेरा छा गया। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां सुबह थोड़ी देर हुई बारिश से निचले मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे नगर पालिका पीलीभीत की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। दरअसल हर साल बरसात से पहले नालों की सफाई होती थी, लेकिन इस बार सफाई नहीं हो पाई। शहर के शाहजी मियां की मजार के पास भी सुबह पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछली बार जिलाधिकारी ने भी दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि रोड नीचा हो गया है, इसको बनवाया जाएगा, लेकिन इस बाबत कोई काम नहीं हुआ। पिछली बार जब बारिश हुई थी तो जिला अधिकारी महोदय आए थे और उन्होंने यहाँ अल्टीमेटम दे के गए थे, ये रोड हम बनवाएंगे। ये इतनी बड़ी दरगाह है यहाँ पर शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमत और रिजवान की, दुनिया भर। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर अचानक एक चलती हुई एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। आग लगने से एम्बुलेंस ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन ड्राइवर को नहीं बचाया जा सका। बता दें कि मृतक प्रशांत 102 एम्बुलेंस पर एमटी के पद पर तैनात था। ये गाड़ी रोड पर आ रही थी, इसमें आग बढ़ती हुई आई, उसने ड्राइवर ने अपनी जान बचा करके अपने ये पानी में गाड़ी दे दी। अच्छा। दरोगा जी पे काई पे जो इनकी जान बचा ले, तो हमने हल्ला खुदा मचाया और किसी ने कोई हमारी कोई सुनाई नहीं करी। कितने लोग थे इसमें? ये लोग की हमें खबर नहीं है। एक ही आदमी था? हाँ। और जल गया? वो तो जल गया।
उन्नाव के पुरवा कोतवाली क्षेत्र के तुरकाहा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में आग लग गई। इस आग पर लोग काबू पाते उससे पहले तेज हवाओं के चलते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसकी चपेट में कई और घर आ गए। खबर है कि इस आग से कुछ लोग झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उधर जौनपुर में भी शॉर्ट सर्किट के चलते एक रिहायशी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि तेज आंधी तूफान के चलते यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। घटना जौनपुर के कोवा पार गांव में घटी। चंपावत उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत टनकपुर पहुंचे और पीसीसी चीफ करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य साथ में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व सीएम रावत बीजेपी पर हमलावर नजर आए और कहा कि बीजेपी अपने आप को उपचुनाव में विजेता के रूप में प्रचारित कर घमंड का परिचय दे रही है। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। केदारनाथ यात्रियों को गौरीकुंड में रोका गया। मौसम खुलने पर आगे जाने की ही इजाजत मिलेगी। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। श्रद्धा के पथ पर सैलाबी संकट। मौसम ने रोकी भक्तों की चाल। बारिश के मौसम में गूंज रहा बम बम। महादेव के धाम में हो रही झमाझम बारिश के बीच भी भक्तों का हौसला बुलंद है। मौसम की पगबाधा पार कर केदार पहुंचे भक्तों ने बारिश के बीच भी बाबा के दर्शन करने में देर नहीं की। चारों तरफ बर्फीली वादियां और झमाझम हो रही बारिश के बीच भी श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन में खड़े नजर आए। हालांकि बारिश में चार धाम की यात्रा करना आसान नहीं होता, लेकिन जो भक्त केदार धाम तक पहुंच चुके हैं उन्हें दर्शन की इजाजत दी गई है। वहीं खराब मौसम के चलते रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को गौरी कुंड में रोक दिया गया है। सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, अगस्त्य मुनि और रुद्रप्रयाग में भी कुछ यात्रियों को रोका गया है, जिसमें गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग के बीच 5000 जबकि गुप्तकाशी से गौरी कुंड के बीच 5000 तीर्थ यात्रियों को रोका गया है। अब इन श्रद्धालुओं को मौसम खुलने के बाद केदार धाम की ओर रवाना किया जाएगा। कि मौसम विभाग का जो है ये ऑरेंज अलर्ट है और लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। जैसे ही मौसम खुलता है हम लोग अपने जो हमारे पास संसाधन है उसके माध्यम से लोगों को बताएंगे, अवगत कराएंगे, फिर यात्रा चालू करेंगे। फिलहाल तो हमने यात्रा रोक रखी है। खराब मौसम के चलते केदार धाम में हेली सुविधा भी बंद करनी पड़ी है। केदार घाटी में बारिश के साथ धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी न होने से हेली सेवाओं का संचालन मुश्किल हो रहा है, जबकि केदार घाटी के चारों ओर हिमपात से ठंड काफी बढ़ गई है। खराब मौसम केवल सफर में ही मुसीबत नहीं बन रहा, बल्कि रेन शेल्टर न होने से केदार धाम में भी यात्रियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। लाइन में लगने के लिए हम एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग लाइन में लगे हो उनका संख्या कम की जा सके। लोगों को खुद से पता हो कि टोकन मिल जाए उनको पहले ही, और बाद में उनको पता हो कि इस समय के बीच में उनका टोकन आ सकता है, तो अपने आप लाइन जो छोटी हो सकती है उसको करने का प्रयास कर सके। साथ ही जो आसपास के दुकानदार हैं, जो लाइन के आसपास के दुकानें, उनको भी हम कह रहे हैं कि शेड्स वेड्स बना दिए जाए ताकि लोग वहाँ पर बैठ सकें। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक अभी बारिश हो सकती है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा है उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिले शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए आज भी जो आप देख रहे हैं तो प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में आज भी जो है हल्की मध्यम जो बारिश है वो रहेगी। और साथ ही आप देखेंगे कि बीच बीच में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जिसकी वजह से कि तेज़ हवाएं थोड़ा या फिर ओलावृष्टि पहाड़ों में खासकर, तो वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। यानी मुसीबत के बादल सिर्फ केदार धाम में ही नहीं है, बल्कि चारों धाम बादलों के साए में है। अगर बारिश उम्मीद से ज्यादा हुई तो आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा मुश्किल में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।